नवी मुंबई के खारघर में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना के बाद शंखनाद भी किया। उन्होंने कहा कि भारत को समझना है तो अध्यात्म को आत्मसात करना होगा। दूसरी बड़ी खबर, नवी मुंबई में 9 एकड़ में फैले इस मंदिर का नाम श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर रखा गया है। इस मंदिर परिसर में कई देवताओं की प्रतिमा, एक वैदिक शिक्षा केंद्र, सभागार और एक उपचार केंद्र है। इसका उद्देश्य वैदिक शिक्षा के माध्यम से भाईचारे, शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना है। भारतीय चुनाव पर दिए बयान को लेकर मोदी सरकार के सख्त तेवर के बाद मेटा प्रमुख मार्क ज़करबर्ग ने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि उनसे अनजाने में गलती हुई। ज़करबर्ग ने दावा किया था कि 2024 में दुनिया भर के चुनावों में भारत समेत अधिकांश मौजूदा सरकारों को हार का सामना करना पड़ा था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव संचालन नियम में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने हाल में हुए संशोधन को चुनौती दी है, जिसमें सीसीटीवी और चुनाव से जुड़े दस्तावेज की जानकारी को जनता के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इस बीच नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। पर्चा भरने से पहले उन्होंने मंदिर में पूजा की और फिर रोड शो किया। उनके खिलाफ उतरे बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा ने भी आज ही नामांकन पत्र दाखिल किया है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा पर एफआईआर दर्ज कर ली है। उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। परवेश वर्मा पर मंदिर मार्ग इलाके में जूते बांटने का इल्जाम लगा है। और इस बीच दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के बाद एक बार फिर से ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इसके तहत निर्माण के सभी काम बंद रहेंगे। आज दिल्ली का AQI 400 के करीब पहुंच गया है। बांग्लादेश के एक सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरूल हसन ने इस्लामाबाद का दौरा किया। रावलपिंडी में वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से मिले। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया है। और भारतीय क्रिकेट टीम ने आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच में इतिहास रचते हुए 50 ओवर में 435 रन बनाए हैं। वनडे क्रिकेट में यह सबसे बड़ा स्कोर है। स्मृति मंधाना ने 80 गेंदों में आतिशी 135 रन की तूफानी पारी खेली है, जबकि प्रतिका रावत ने 154 रन बनाए हैं। आज फिक्र करने का नहीं, गर्व करने का दिन है, क्योंकि आज आर्मी डे है। भारतीय सेना के पराक्रम को सैल्यूट करने का दिन है। और आज इस मौके पर हम अपने सभी फैंस के लिए सेना की 3 बड़ी उपलब्धियों वाली फाइल लेकर आए हैं। तो जल्दी से आपको इन 3 उपलब्धियों पर एक छोटा सा ट्रेलर दिखा देते हैं और फिर इनकी बेजोड़ शक्तियां भी आपको बताएंगे। पहली उपलब्धि यह है कि आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने 3 वॉरशिप राष्ट्र को समर्पित किए। INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाघशीर, तीनों आज ही भारतीय नेवी में कमीशन हो गए। दूसरी उपलब्धि यह है कि आर्मी डे के मौके पर सेना ने आज ही देश को अपने रोबोटिक म्यूल के पराक्रमी दर्शन कराए। ये रोबोटिक म्यूल क्या है, चीन के लिए कैसे चुनौती है, ये हम आपको बताने वाले हैं। और तीसरी उपलब्धि यह है कि भारत अपना खुद का आयरन डोम विकसित कर रहा है। आयरन डोम ये नाम आपने कई बार सुना होगा। इजरायल का आसमानी रक्षा कवच, जो से हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे दुश्मनों के मिसाइल और ड्रोन हमलों से 99% तक बचाता है। सोचिए, अब ऐसा ही आयरन डोम भारत अपने लिए खुद बना रहा है। सबसे पहले आज की पहली कामयाबी की बात कर लेते हैं। इंडियन नेवी को मिले 3 सबसे घातक वॉरशिप के बारे में बताते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर थे। आर्मी डे के मौके पर वो मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पहुंचे। यहां उन्होंने तीनों जल योद्धाओं का जायजा लिया। उन्हें डॉकयार्ड पर सलामी भी दी गई। ये दृश्य विहंगम था। पीएम मोदी ने तीनों ही वॉरशिप को नेवी को सौंपने के बाद बिना नाम लिए चीन के विस्तारवाद पर प्रहार किया। सबसे पहले आपको पीएम मोदी की बड़ी बातें बताते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया में एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में उभर रहा है। पूरे विश्व में भारत एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत विस्तारवादी नहीं, विकासवाद की भावना से काम करता है। यह बयान आज विस्तारवादी चीन में जरूर ट्रेंड कर रहा होगा। लेकिन पहली बार एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन एक साथ कमीशन हुए हैं। और गर्व की बात यह है कि तीनों नौसैनिक लड़ाकू जहाज भारत में निर्मित हुए हैं। आपके मिशन के लिए तैयार है श्रीमान। 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं।
ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों मेड इन इंडिया है। आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। अभी आपने जो वीडियो देखा उससे यकीनन आपको अनुभव हुआ होगा कि देश में सेनाएं कितनी तेजी से सशक्त हो रही हैं। तो बिना देर किए आपको नेवी में कमीशन इन तीनों वॉरशिप्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आईएनएस सूरत का जिक्र करते हैं। ये एक डिस्ट्रॉयर है। नौसैनिक भाषा में डिस्ट्रॉयर का मतलब उस विनाशक पोत से है जो समंदर में तेजी से चलकर हमला करने में सक्षम होता है। दुनिया में इनका आविष्कार 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में हुआ था और तभी से ये समंदर के युद्ध में बेजोड़ स्थान रखता है। आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक है। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकता है। दुश्मन के रेडार से छिपे रहने में महारत हासिल है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। सतह से हवा में मार करने वाले 2 वर्टिकल लॉन्चर लगे हैं जिनमें हर एक से 16 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। सोचिए दुश्मनों के लिए आईएनएस सूरत कितना घातक हो सकता। नेवी में कमीशन आईएनएस नीलगिरी की बात करें तो ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ फ्रिगेट से मतलब है एक ऐसा युद्धपोत जिसके निर्माण में स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। स्टेल्थ का मतलब है जो कि नेक्स्ट जनरेशन है और रेडार की पकड़ से दूर। रेडार, सोनार, इंफ्रारेड और दृश्य जैसी तकनीकों से लैस इस जहाज का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, लगभग असंभव हो जाता है। फ्रिगेट एक मध्यम आकार का युद्धपोत है जिसका इस्तेमाल दूसरे जहाजों की रक्षा करने, उनकी सप्लाई को लाने ले जाने और छोटे जहाजों को पकड़ने के लिए किया जाता है। देखिए, जब भी एक बहुत बड़ा वॉरशिप चलता है, बहुत बड़ा वॉरशिप, तो उसके साथ फ्रिगेट्स चलते हैं, उसके साथ डिस्ट्रॉयर्स चलते हैं, उसके साथ सबमरीन्स चलती हैं। हमारे पास बहुत बड़ा युद्धपोत है ऑलरेडी। आईएनएस नीलगिरी एक ऐसा ही फ्रिगेट युद्धपोत है जो एडवांस सेंसर और रैपिड फायर क्लोज इन वेपन सिस्टम से लैस है। ये लंबे समय तक समुद्र में रह सकता है। इस पर चेतक और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी उतर सकते हैं। नेवी में शामिल आईएनएस वाघशीर की शक्ति की बात करें तो P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट की छठी पनडुब्बी है। सतह पर टारगेट लॉक करने की तकनीक इसमें है। फ्रांस की नेवी ने इसे बनाने में मदद की है। इसमें एंटी सरफेस वॉर, एंटी सबमरीन वॉर सिस्टम, वायर गाइडेड टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल मौजूद है। लेकिन अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर। हिंद महासागर हो या अरब सागर, भारतीय नेवी में शामिल ये तीनों ही वॉरशिप युद्ध काल में दुश्मनों के काल बनने की ताकत रखते हैं। लेकिन नेवी के अलावा भारतीय सेना ने आज अपना कौन सा मददगार दृश्य हम देश को दिखाया, चीन की टेंशन कैसे बढ़ाई, अब ये शानदार वीडियो भी देखिए। आर्मी डे के मौके पर पुणे में भारतीय सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले इस यंत्र को आप सेना की रोबोटिक आर्मी कह सकते हैं। ये रोबोटिक म्यूल्स है। रोबोटिक म्यूल्स का मतलब है मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। ध्यान से देखिएगा, इन्हें आर्मी डे पर पहली बार शामिल किया गया है। रोबोटिक म्यूल्स भार उठाने और सर्विलांस का काम बखूबी कर सकते हैं। ये 30 किलो तक का वजन उठा सकते हैं, 10 फीट की ऊंचाई तक चढ़ने में सक्षम है, थर्मल कैमरे और सेंसर से लैस है। ये पानी के अंदर जा सकता है और नदी नालों को भी पार कर सकता है। इसके पास इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, इंफ्रारेड जैसी चीजों को पहचानने की क्षमता है। -40 से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक के गर्मी वाले तापमान में भी काम कर सकता है। सबसे बड़ी बात, सेना के पास ऐसे 100 म्यूल्स हैं जिनमें ज्यादातर की तैनाती LAC पर हुई है।
और आधुनिक तकनीक से लैस ये म्यूल्स जल्द ही हथियारों से भी लोड होंगे। मतलब आने वाले दिनों में जरूरत पड़ने पर ये चीनी सैनिकों पर गोलियां भी फायर कर सकते हैं। चाइना के पास ऐसे कई म्यूल्स हैं, निश्चित तौर पर ये उसके लिए एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है जो हमने तैयार किया। अब आपको सेना के एक और महाबली से मिलाते हैं। यह महाबली युद्ध में गेम चेंजर साबित होगा। इसका नाम भार्गवास्त्र है। यह असल में आयरन डोम जैसा है। इजराइल के आयरन डोम के बारे में आप जानते होंगे। इजराइल पर होने वाले सभी मिसाइल और ड्रोन हमलों को आयरन डोम नाकाम करता रहता है। कुछ ऐसा ही काम भारत का भार्गवास्त्र करेगा। भार्गवास्त्र एक स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम है और हाल ही में इसका सफल परीक्षण हुआ है। यह सिस्टम गाइडेड माइक्रो मिसाइल से लैस है। इसमें हार्ड किल और सॉफ्ट किल दोनों क्षमताएं हैं। यह सिस्टम बड़े ड्रोन को 10 किलोमीटर और छोटे ड्रोन को 6 किलोमीटर की दूरी पर डिटेक्ट कर सकता है। यह अलग अलग इलाकों में 5000 मीटर की ऊंचाई तक काम कर सकता है और ड्रोन स्वॉर्म्स को भी निष्क्रिय कर सकता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमारे पास अब क्या क्या है? हमारे पास सबसे पहले S-400 है, हमारे पास पिनाका है और हमारे पास ये है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, जो है भार्गवास्त्र। यानी भारत के पास 3 अलग अलग टाइप के डिफेंस सिस्टम है जो कि भारत को एक बहुत मजबूती देते हैं। S-400, फिर पंतसीर और तीसरा भार्गवास्त्र। खैर, अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलने का वक्त आ चुका है। शुरुआत 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के नए दफ्तर से करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक एक चीज देखिएगा। इसकी जो हिस्ट्री है वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तस्वीरें देखें आप पहले। इस दफ्तर से कई मेमोरीज हैं, कई लोगों की मेमोरीज है। इस दफ्तर का एक एंड 10 जनपद में खुलता है, लेकिन अब वो देखिए। और उसका एंड क्यों बदला गया ये हम आपको बताने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें टेक। आज से दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर का पता बदल गया है। 24 अकबर रोड से कांग्रेस अपने नए मुख्यालय 9A कोटला रोड में शिफ्ट हो गई है। नए ऑफिस को इंदिरा भवन नाम दिया गया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया। इंदिरा भवन की दीवार पर डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इंक्लूसिव ग्रोथ और जस्टिस जैसे शब्द लिखे हैं। कांग्रेस के मुताबिक नए मुख्यालय की स्थापना इन्हीं की बुनियाद पर हुई है। चुनावी रैलियों में इन शब्दों की चर्चा आप काफी सुनते होंगे। 2009 में इस दफ्तर की नींव पड़ी जो 15 वर्षों में बनकर तैयार हुई। 5 मंजिला इस इमारत में 70 कमरे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर एक हाईटेक प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है। बीच में हाफ सी शेप में रिसेप्शन है। ठीक उसके पीछे खान पान के लिए कैंटीन है। दाईं तरफ मीडिया प्रभारी का दफ्तर है, उसके साथ टीवी डिबेट करने के लिए छोटे छोटे साउंड प्रूफ चेंबर्स। ठीक उसके बगल में पत्रकारों के बैठने का कमरा है। पुराने दफ्तर 24 अकबर रोड की तर्ज पर मीडिया को बिना अनुमति हर जगह जाने की इजाजत नहीं है। ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाने के लिए हाईटेक एक्सेस कार्ड होगा। ऐसे में पहले अपॉइंटमेंट मिलने पर ही जाने की अनुमति होगी। फर्स्ट फ्लोर पर एक बड़ा हाईटेक ऑडिटोरियम बनाया गया है और अलग अलग विभागों के लिए 18 कमरे हैं। सेकंड फ्लोर पर राष्ट्रीय सचिवों के लिए 24 कमरे बने हैं। थर्ड फ्लोर पर स्वतंत्र प्रभार वाले प्रभारियों के लिए करीब 18 कमरे हैं। चौथी मंजिल पर संगठन महासचिव और कोषाध्यक्ष समेत पार्टी महासचिवों के लिए 12 बड़े कमरे हैं और 5वीं मंजिल पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के 3 बड़े दफ्तर हैं। पूरी इमारत में तस्वीरों के जरिए कांग्रेस के इतिहास को घेरा गया है। इन तस्वीरों में गांधी परिवार से अनबन और कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को भी जगह दी गई। इनमें नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, प्रणब मुखर्जी और गुलाम नबी आजाद जैसे नेता शामिल हैं। कांग्रेस मुख्यालय भले ही 24 अकबर रोड से शिफ्ट हो गया, लेकिन 47 साल तक कांग्रेस का हेडक्वार्टर रहे इस बंगले का अपना एक इतिहास है, अपना एक चार्म है, अपना एक ऑरा है। पार्टी ने यहीं रहते कई उतार चढ़ाव देखे हैं। यह इमारत कई अहम फैसलों, नीतियों और घटनाओं की गवाह रही है। 1978 में जनवरी की ठंड में इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने इस बंगले को अपना ऑफिस बनाया। तब कांग्रेस विपक्ष में थी। इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद की चुनौतियों का सामना कर रही थी। उस वक्त 24 अकबर रोड आंध्र प्रदेश के सांसद जी वेंकट स्वामी को आवंटित किया गया था। इससे पहले 1961 में यह बंगला म्यांमार में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाली आंग सान सू की का भी घर हुआ करता था। जब उनकी मां भारत में राजदूत थी, उस वक्त पंडित नेहरू ने इसे बर्मा हाउस नाम दिया था, लेकिन भारत की राजनीति में इस बंगले की
पहली धमक 1980 में दिखी। उस वर्ष इंदिरा गांधी 350 से ज्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनी। उनके बाद 1984 में राजीव गांधी ने 400 से ज्यादा सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। उनके बाद पार्टी नेता नरसिम्हा राव और फिर मनमोहन सिंह ने भी 24 अकबर रोड में मुख्यालय रहते ही अपनी सरकारें बनाई। इस दौरान यह दफ्तर कांग्रेस के 7 अध्यक्षों के कार्यकाल का भी साक्षी रहा, जिनमें एक राहुल गांधी भी थे। हालांकि 1998 में पार्टी अध्यक्ष सीताराम केसरी को जिस तरह से हटाया गया, उसे लेकर काफी विवाद हुआ। तब केसरी की जगह सोनिया गांधी को पार्टी प्रमुख बनाया गया था। 2004 में इसी दफ्तर से राहुल गांधी ने राजनीतिक पदार्पण किया और आज वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं। वायनाड से प्रियंका गांधी ने बतौर सांसद लोकसभा में एंट्री मारी तो भी जश्न का गवाह 24 अकबर रोड ही बना। गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों की राजनीति का ये बंगला साक्षी रहा है। हालांकि कांग्रेस के लिए लकी चार्म रहा 24 अकबर रोड 2014 के बाद से उसके लिए अनलकी साबित हुआ, ये कहा जा सकता है। यहीं रहते लगातार 3 लोकसभा चुनाव में उसकी करारी हार हुई। आज तक पार्टी अपना पुराना सियासी रुतबा पाने के लिए तरस रही है। इस इमारत की एक खासियत इसका 10 जनपद से जुड़ा होना है। वर्षों पहले यहां भारतीय युवा कांग्रेस का ऑफिस हुआ करता था। बाद में राजीव गांधी और फिर सोनिया गांधी को आवंटित कर दिया गया। पिछले 4 दशकों से 10 जनपद और 24 अकबर रोड के बीच अटूट संबंध बना रहा है। आपने कई बार राहुल गांधी को 10 जनपद से वॉक करते हुए, सोनिया गांधी को 10 जनपद से वॉक करते हुए 24 अकबर रोड में जाते हुए देखा होगा। वैसे 140 साल के इतिहास में कांग्रेस का पता कई बार बदला है। आजादी से पहले इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू के आनंद भवन परिसर में बना स्वराज भवन कांग्रेस का मुख्यालय हुआ करता था। 1947 के बाद पार्टी मुख्यालय नई दिल्ली में 7 जंतर मंतर पर शिफ्ट हो गया। 1969 में कांग्रेस का जब विभाजन हुआ तब इंदिरा गांधी की कांग्रेस 7 जंतर मंतर से निकल गई। उन्होंने पार्टी के वफादार MV कृष्णप्पा के निवास 21 विंडसर पैलेस में अस्थायी पार्टी ऑफिस बनाया। 1971 में कांग्रेस ऑफिस 5 राजेंद्र प्रसाद रोड और फिर वहां से 1978 में 24 अकबर रोड पर आ गया और अब लेटेस्ट एड्रेस 9A कोटला रोड है। एक तथ्य यह भी है कि कांग्रेस दफ्तर का पता भले ही 9A कोटला रोड है, लेकिन उसे जमीन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आवंटित हुई थी। अब यह बड़ा रोचक फैक्ट है, ध्यान से देखिएगा। दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के संस्थापक थे। ऐसे में कांग्रेस ने नए ऑफिस का मुख्य द्वार पीछे की तरफ कर दिया जो कोटला रोड पर खुलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मेन एंट्रेंस फ्रंट की तरफ होता तो वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर खुलता। ऐसे में एड्रेस पर दीनदयाल मार्ग का नाम आता, इसीलिए पार्टी ने फ्रंट एंट्रेंस के बजाय बैकडोर एंट्री को चुना। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लुटियन जोन में भीड़ भाड़ की वजह से सभी पार्टियों को अपना दफ्तर बदलने का निर्देश दिया था। इसके बाद सबसे पहले बीजेपी ने 2018 में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपना ऑफिस बनाया। अब कांग्रेस ने भी अपना नया ठिकाना बीजेपी के पड़ोस में बनाया। तमाम पुराने नेताओं को यहाँ बुलाया गया। दिलचस्प बात यह है कि जो नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ गए हैं उनकी भी तस्वीरें अंदर लगाई गई है, जैसे गुलाम नबी आज़ाद की या गांधी परिवार से जिनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे, नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, प्रणब मुखर्जी, इनकी तस्वीरें भी अंदर लगाई गई हैं। It is not an ordinary building. It has emerged from the soil of our country and it has emerged as a result of the hard work and sacrifice of millions of people. भवन में जो भी पर्दे से लेकर के फर्नीचर से लेकर के नलके तक, या आप कहें कि फर्श का कलर या रंगाई पुताई का रंग, ये सब कुछ प्रियंका गांधी की पसंद से तय हुआ है और प्रियंका गांधी ने सब कुछ तय किया है। और 46 साल बाद कांग्रेस का नया मुख्यालय 24 अकबर रोड से बदलकर 9 कोटला मार्ग होगा। जिनको भी आप टीवी पे सुन रहे थे, कुमार विक्रांत ने ही सबसे पहले इस एड्रेस की एक एक इंटरनल डिटेल हमारे सामने लेकर आए। देखिए, 47 साल पहले इंदिरा गांधी सर्द जनवरी में नए दफ्तर गए और 47 साल बाद फिर सर्द जनवरी में ही नए मुख्यालय में कांग्रेस का प्रवेश हुआ। दोनों ही समय ऐसे रहे जब कांग्रेस विपक्ष में रहकर चुनौतियों से जूझ रही थी। तब इंदिरा गांधी के सामने आपातकाल के बाद वापसी का चैलेंज था, तो अब राहुल प्रियंका के सामने सत्ता का सूखा खत्म करने की चुनौती है। इंदिरा गांधी तो प्रचंड जीत के साथ सियासी इम्तिहान में पास रहीं। अब देखना यह है कि राहुल प्रियंका की जोड़ी नए दफ्तर से क्या कमाल कर पाती है। और
में पहला पड़ाव है दिल्ली का चुनाव। मान सकते हैं कि नहीं? खैर, इस दफ्तर में आज बहुत कुछ हुआ, अब उसकी बात करते हैं। इसी कांग्रेस ऑफिस से राहुल गांधी ने आज 2 बड़े हमले किए। राहुल गांधी के टारगेट पर नरेंद्र मोदी सरकार और आरएसएस थी। राहुल गांधी संघ पर आज इतने आक्रामक थे कि उन्होंने यह तक कह दिया कि मोहन भागवत का आचरण राजद्रोह के समान है और वो किसी और देश में होते तो गिरफ्तार हो जाते। दरअसल 13 जनवरी को संघ प्रमुख मोहन भागवत इंदौर में थे। यहां एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि सदियों से दुश्मनों का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता इसी दिन मिली थी। राहुल गांधी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा कि भागवत जी ने जो कहा है वो राजद्रोह के समान है, क्योंकि उनके कहने का मतलब है कि संविधान अवैध है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई अवैध है। एक बार सुनिए कि मोहन भागवत ने क्या कहा था और राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा। पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ है। पहले कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid, it is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. वैसे मोहन भागवत पर सीधा हमला करने के बाद राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और संघ से नहीं है, बल्कि इन दोनों ने भारत की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है और हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। एक बार सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने बयान में इंडियन स्टेट का उपयोग राजनीतिक तौर पर केंद्र सरकार पर हमला करने के लिए किया। हालांकि इंडियन स्टेट में सिर्फ केंद्र सरकार या भाजपा शासित राज्य नहीं है, बल्कि पूरा देश है जिसके अधिपति राष्ट्रपति है। समझने वाली बात यह भी है कि कानूनी तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इंडियन स्टेट का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में इसकी परिभाषा और व्याख्या की गई है। वैसे इस परिभाषा को एक तरफ रख दें तो राहुल गांधी का बयान राजनीतिक है और अब इस पर खूब राजनीति हो रही है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी काफी गुस्से में है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस नेता ने ही पार्टी का घिनौना सच उजागर कर दिया है। वो इसके लिए राहुल गांधी की तारीफ करते हैं कि उन्होंने कहा कि वो भारत से लड़ रहे हैं। स्पष्ट रूप से यह देश जानता है, जबकि कांग्रेस के नेता नाना पटोले का कहना है कि राहुल गांधी ने सही कहा है, उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश ना करें। कुल मिलाकर आज राहुल गांधी का बयान और उस पर हुई राजनीतिक प्रतिक्रिया ट्रेंड करती रही।
फाइटिंग द स्टेट तो सिर्फ ये नक्सलाइट्स करते हैं, वो जो मतलब आर्म्ड इंसरेक्शन, क्या उसका वो इरादा है कि यह इंटेलेक्चुअली फाइट कर रहा है? जो भी कर रहा है भाई, आपने शपथ ली है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू आर द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जो कमजोर करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जो विश्वसनीयता होनी चाहिए निर्वाचन आयोग की, संस्थानों की, उसमें कमी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और जवाबदेही तय हो। अगर हम लोग को सवाल पूछते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, उसके जवाब मिलने चाहिए। अपराधी कोई है तो वो राहुल गांधी है, क्योंकि सेक्शन 152 कहता है एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर इस तरह के बयान देता है तो उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस, पनिशेबल विद 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। बड़े मुश्किल से हमारे देश को आज़ादी मिली, और वो आज़ादी अगर हम अपने धर्मों के नाम से अगर विभाजित करना चाहते हैं और देश को तबाह करना चाहते, तो इस बात का कंटेम्प्ट सबने करना चाहिए। जिन्होंने देश के आज़ादी को लेकर के शहादत दी, कुर्बानी दी, उनका ये इंसल्ट कर रहे हैं, उनका ये अपमान कर रहे हैं। बाद में क्या कहेंगे ये मोहन भागवत जी कि आरक्षण जब खत्म हो जाएगा तब जो है आज़ादी मिलेगी, यही मोहन भागवत जी कहेंगे। जो सोरोस के भक्त हैं वो राम भक्तों की बात कैसे समझ सकते हैं? नहीं समझेंगे वो। अब चुनावी सफर में दिल्ली की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। यहां के राजनीतिक थर्मामीटर में पारा जो है वो हर दिन चढ़ता जा रहा है। इसकी वजह है दिल्ली का चर्चित शराब घोटाला केस। इस मामले में ईडी को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर केस चलाने की इजाजत मिल गई है। विधानसभा चुनाव से ठीक 20 दिन पहले गृह मंत्रालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दोनों नेताओं पर केस चलाने की इजाजत दे दी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पहले ही केस चलाने की इजाजत दे चुके हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि दिल्ली की सियासी पिच पर अगले कुछ दिनों में काफी कुछ देखने को मिल सकता है। अब यहां पर यह जानना जरूरी है कि आखिर ईडी को केजरीवाल पर केस चलाने के लिए गृह मंत्रालय से इजाजत लेने की जरूरत क्यों पड़ी। इस मामले में चार्जशीट तो वो पहले ही दाखिल कर चुकी है और उस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है। तो हुआ यह कि ईडी ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लिया था। ट्रायल कोर्ट की ओर से ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले को केजरीवाल ने 9 जुलाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा था कि ईडी के पास उनके खिलाफ केस चलाने के लिए जरूरी मंजूरी नहीं है, क्योंकि उन पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों के समय वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया और ईडी ने जरूरी मंजूरी के लिए हाईकोर्ट से वक्त मांगा। इस बीच 6 नवंबर को एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट पर सरकार की अनुमति के बिना मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में केस नहीं चलाया जा सकता। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी सरकारी अधिकारी या किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर केस चलाने के लिए उचित विभाग जैसे कि गृह मंत्रालय की मंजूरी लेना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ईडी ने दिल्ली के उपराज्यपाल से परमिशन मांगी और 11 दिसंबर को उपराज्यपाल ने इजाजत देते हुए केस की फाइल गृह मंत्रालय को भेज दी थी, जिस पर अब केस चलाने की मोहर लग गई है। तो सवाल खड़ा होता है कि अब आगे इस मामले में क्या होगा। दरअसल ईडी को जरूरी मंजूरी ना मिलने की वजह से अब तक यह मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। उस दिन ईडी की तरफ से हाईकोर्ट को यह बताया जा सकता है कि उन्हें मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी मिल गई है। इसके बाद हाईकोर्ट पर निर्भर करेगा कि वह निचली अदालत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किस तरह का आदेश देता है। हो सकता है कि हाईकोर्ट ईडी की मंजूरी को पर्याप्त मानते हुए केजरीवाल और सिसोदिया की लंबित पड़ी अर्जियों का निपटारा कर दे, या फिर हाईकोर्ट ईडी को यह भी कह सकता है कि वो मंजूरी मिलने की जानकारी निचली अदालत को दे और निचली अदालत से चार्जशीट पर फिर से संज्ञान लेने को कहे। दोनों ही परिस्थितियों में इस केस पर लगा विराम हट जाएगा और निचली अदालत आरोप तय करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। ये वही मामला है जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं। ईडी की शराब घोटाले वाली चार्जशीट में तो केजरीवाल को मास्टरमाइंड और किंग पिन तक बताया गया है, यानी वो आरोपी जिसने पूरे घोटाले की रूपरेखा बनाई। आपको बताते हैं कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को पिछले साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था।
51 दिन बाद यानी 10 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए उन्हें सशर्त जमानत मिली थी और तय किए गए वक्त पर यानी 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। इस दौरान मामले की सुनवाई चलती रही। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 13 सितंबर को केजरीवाल जेल से रिहा हुए। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कुल 156 दिन जेल में बिताए। वो उस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, हम उस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, इसका मतलब पिछले 2 साल से जो बयानबाजी चल रही थी वो बिना मंजूरी के चल रही थी। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से पहले मंजूरी आ गई थी, गृह मंत्रालय से आज मंजूरी आई है, तो पहले से ही साबित हो गया कि केस पूरी तरह से फर्जी था। देखिए, अब एक ऐसी खबर है जिस पर पहली बार आपको यकीन करना मुश्किल होगा। आपने अब तक बहुत सारी मिलावट की खबरें सुनी होंगी। ऐसी मिलावट जीवियों के बारे में सुना होगा जो पैसे के लिए जिंदगी का सौदा करने से भी परहेज नहीं करते। लेकिन क्या आपने कभी मेडल वाली मिलावट के बारे में सुना है? आपको याद होगा कि वर्ष 2024 में पेरिस में जो ओलंपिक हुए थे, पहले ही वो कंट्रोवर्सी से घिरे हुए थे। उसमें भारत के खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में कुल 6 पदक जीते। इनमें भारतीय शूटर मनु भाकर के भी 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन मेडल्स का रंग सिर्फ 5 महीने में उड़ गया? अब पेरिस ओलंपिक का मेडल घोटाला दुनिया में ट्रेंड कर रहा है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को शर्मिंदा कर रहा है। मेडल मिले और उनका रंग उड़ गया। सोचिए जरा। पहले हम आपको 2 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये मेडल घोटाला है क्या। इनमें एक तस्वीर नए मेडल्स की है जो ओलंपिक के वक्त दुनिया भर के कई एथलीट्स को दिए गए थे। लेकिन जरा दूसरी तस्वीर देखिए, कैसे अब वो मेडल बेरंग हो चुके हैं और उनका रंग सिर्फ 5 महीने के अंदर उतर गया है। इस खबर के सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के तोते भी उड़ गए हैं और उसने कहा है कि खिलाड़ियों को ये मेडल जो दिए गए हैं वो बदले जाएंगे। दरअसल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को लगातार इन मेडल्स को लेकर शिकायतें मिल रही थी, आरोप लग रहे थे। पेरिस ओलंपिक में मेडल घोटाला हुआ है, मेडल में मिलावट की गई है। वैसे पेरिस को अव्यवस्थाओं के लिए पहले ही बदइंतजामी का गोल्ड मेडल मिल गया था, लेकिन अब ओलंपिक कमेटी पर भी सवालों की झड़ी लग गई है। ओलंपिक कमेटी ने अब इस पर एक्शन लिया है और विश्वास दिलाया है कि एथलीट्स के मेडल्स बदले जाएंगे। दुनिया के अलग अलग देशों के 100 से ज्यादा एथलीट्स ने कमेटी से मेडल के रंग उड़ने की शिकायत की थी और इनमें भारतीय शूटर मनु भाकर भी शामिल हैं, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज जीते थे। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि आखिर 5 महीने में मेडल्स का रंग कैसे उड़ गया। लेकिन अब ओलंपिक कमेटी ने शर्मिंदा होने के बाद यह कहा है कि खराब मेडल्स बदलकर नए मेडल्स दिए जाएंगे। इस मेडल घोटाले पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की ओर से जो बयान आया है वो भी आपको दिखाते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अनुसार वो मेडल बनाने वाली कंपनी और फ्रांस के राष्ट्रीय टकसाल मोनेई डे पेरिस के साथ काम कर रही है। जल्द सभी खिलाड़ियों के मेडल बदल दिए जाएंगे और कुछ काम अगले कुछ हफ्तों में शुरू हो जाएंगे। इस बयान के बाद भारतीय शूटर मनु भाकर ने भी ये उम्मीद जताई है कि अगर ऐसा है तो वो भी अपने मेडल्स बदलना चाहेंगे जिनका रंग उड़ गया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आने वाले समय में इन मेडल्स पर भी IP68 और 69 रेटिंग होगी, मतलब वाटर रेजिस्टेंट। खैर, वैसे आज हम आपको पेरिस ओलंपिक के इन मेडल्स की एक और दिलचस्प बात बताते हैं जिसके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी। पेरिस ओलंपिक में पदक विजेताओं को जो मेडल्स दिए गए थे उनमें आईफिल टावर के लोहे का इस्तेमाल किया गया था। देखिए साहब, ये वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े थे जो आईफिल टावर से निकले थे। दरअसल वर्ष 1887 से 1889 के बीच बने आईफिल टावर की कई बार रिपेयरिंग की गई और उसमें से जो धातु निकले उन्हें संरक्षित किया गया था। इसके बाद उन्हीं धातु का इस्तेमाल पेरिस ओलंपिक के मेडल्स में किया गया और इसके पीछे मंशा ये थी कि आईफिल टावर और फ्रांसीसी इतिहास को खेलों से जोड़ा जाए। इस मेडल पर करीब 18 ग्राम लोहे से एक हेक्सागन भी बनाया गया था और रिबन पर विशेष ढंग से आईफिल टावर की आकृति बनाई गई थी। लेकिन अब उन्हीं मेडल्स का रंग 5 महीने में उड़ चुका है और मेडल वाली इस मिलावट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब पॉलिटिकल मिलावट की बात करते हैं जिसमें आज एक अलग रंग देखने को मिला साउथ कोरिया में। एक ऐसी न्यूज जो दिल्ली से करीब 4700 किलोमीटर दूर आई है।
लेकिन दक्षिण कोरिया की यह खबर इस समय पूरी दुनिया में छाई हुई है। असल में वहां पर आज एक ऐतिहासिक घटना हुई। आधुनिक दक्षिण कोरिया के इतिहास में पहली बार वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के समय कैसे हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ी, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारी इस ग्लोबल रिपोर्ट में। कहते हैं कि इंसान कब अर्श से फर्श पर आ जाता है, खुद उसे भी नहीं मालूम। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक योल को ही ले लीजिए। पिछले वर्ष व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बाइडेन खुद उनका ग्रैंड वेलकम कर रहे थे और आज का दिन है। यूं सुक योल को गिरफ्तार करने के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मी सियोल में उनके घर के ठीक बाहर खड़े हुए थे। प्रेसिडेंट योल को क्यों गिरफ्तार किया गया, ये जानने से पहले गिरफ्तारी वाला नाटकीय घटनाक्रम देखना जरूरी है। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कुछ पुलिसकर्मी योल के घर में घुसने के लिए 2 सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। घर की बाउंड्री पर कटीले तार लगे थे तो उन्हें काटने के लिए मशीनों का भी इस्तेमाल करना पड़ा। कहा जा रहा है कि ये जद्दोजहद 1 घंटे से भी ज्यादा चली, क्योंकि पुलिस कर्मियों के सामने योल के सुरक्षाकर्मी दीवार बनकर खड़े थे। हालांकि अंत में वही हुआ जिसका योल और उनके परिवार को डर था। राष्ट्रपति योल कुछ देर बाद घर के अंदर ही अरेस्ट कर लिए गए। 64 वर्ष के योल को क्यों गिरफ्तार किया गया, तो इसे समझने के लिए दक्षिण कोरिया में बीते कुछ दिनों का घटनाक्रम जानना होगा। 64 वर्ष के योल को क्यों गिरफ्तार किया गया, तो इसे समझने के लिए दक्षिण कोरिया में बीते कुछ दिनों का घटनाक्रम जानना होगा। इसकी शुरुआत होती है 3 दिसंबर से, जब राष्ट्रपति योल ने पूरे देश में कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए अचानक से मार्शल लॉ लगा दिया था और संसद में विशेष बल और हेलीकॉप्टर भेज दिए थे। लेकिन ऐसा करके वो विपक्ष और जनता के निशाने पर आ गए थे। विपक्ष के साथ साथ उनकी पार्टी के कई सांसद भी उनसे नाराज हुए और दबाव इतना बढ़ा कि 4 दिसंबर को सुबह ही उन्हें फैसला वापस लेना पड़ा।